बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है और चुनाव की चर्चा पूरे देश में कहीं पे भी, बूढ़े बच्चे जवान स्त्री, कहीं पे भी आप देखिए, छात्रों के बीच में, नुक्कड़ पे, चट्टी चौराहे, चाय की टपली पे, दुकानों पे, यहाँ तक कि गन्ने का जूस पीते हुए हर जगह चर्चा है बिहार चुनाव की। तो बिहार चुनाव की चर्चा इसलिए इतनी जोरों पे है क्योंकि बिहार राज्य ही अपने आप में खास है। जी हाँ, मैं आनंद मिश्रा, मुखर्जी नगर, दिल्ली से। दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ बिहार के छात्र हैं और ये छात्र यहाँ पे तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की और आईएएस पीसीएस बन के यहाँ से जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं छात्रों से जानेंगे, क्योंकि ये छात्र अपने घर का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं से एक बड़ा इम्पैक्ट ये अदा करते हैं चुनाव में। और अपने, चूँकि ये भी अपने घर के पतवार हैं और चूँकि पतवार का ये काम है कि अपने परिवार की, अपने समाज की नाव को पार लगाना, इसलिए दोस्तों ये यहीं से जो भी इलेक्शन होते हैं, यहीं से वो परिवार के लोगों को और अपने समाज के लोगों को तैयार करते हैं। चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसलिए बात जब मुद्दे की होती है तो चूँकि इनके सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। तो यहाँ पे कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और इन्हीं से हम जानेंगे कि बिहार में किस तरीके की चुनाव व्यवस्था है और कैसे पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को, अपने अपने जो उनके मत के प्रयोग करने वाले हैं, तमाम रेवड़ी कल्चर और तमाम ऐसे चुनावी वादे हैं जिससे लुभाने में लगी हुई हैं। तो कुछ छात्र हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ से हैं आप? बिहार से ही है, सिवान से। सिवान से। कौन सी विधानसभा आपकी? सिवान सदर। सिवान सदर। तो सदर तो बड़ी हॉट सीट है। हाँ, हॉट सीट है। वहाँ से एक अभी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मंगल पांडे जी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। जी जी। और महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी हैं, जी, जो जी। जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो किस तरीके का माहौल है? जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह यही चल रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बिहार में, रेवड़ी कल्चर। देखिए, रेवड़ी कल्चर की जहाँ तक बात है, मुझे ये लगता है कि ये इसकी शुरुआत बिहार से नहीं हुई है। बिहार में ये चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये मुझे लगता है कि दिल्ली का इलेक्शन जब हुआ उस समय भी, आप यूपी का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, झारखंड में उठा के देख लीजिए, हर जगह पे रेवड़ी कल्चर चला। और जिन पार्टियों ने रेवड़ी कल्चर को शुरू किया, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो जिन्होंने इस कल्चर को बढ़ावा दिया वो चुनाव जीते, सरकार में आए, तो उन्हें लगा कि ये तरीका सही है चुनाव जीत लेने का, तो इस चीज़ को बढ़ावा मिला। मुझे लगता है इस पे जनता को अपना स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमें जनता को, एक पढ़े लिखे, एक प्रबुद्ध बिहार के छात्र हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जनता को फैसला लेने की जरूरत है। स्वयं प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले रेवड़ी कल्चर को संस्कृति के लिए बहुत ही घातक बताया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली तो पूरा रेवड़ी कल्चर पे ही चला। अब वो कहीं न कहीं से वो उसकी सुगबुगाहट पूरी तरीके से, सुगबुगाहट का यूँ कहिए कि एकदम जोर शोर से वो बिहार में एंट्री हो चुकी है। जनता को जागरूक होना चाहिए, जैसा कि मित्र ने कहा। तो जनता ये समझ नहीं पा रही है कि 10,000 खाते में जो जा रहा है, तो ये कितने दिन का है? नहीं, जनता बिल्कुल समझ रही है, लेकिन अब आ रहा है तो वो मना तो नहीं करेंगे कि हमें मत दीजिए। वो दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। बिहार की जनता है, 10,000 क्या 50,000 भी खाते में आ जाए तो हजम कर जाएगी, लेकिन वोट वहीं देगी जहां उसका मन है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। वोट जो होता है विचारधारा के आधार पे भी लोग देते हैं, पार्टियों के बेस पे भी देते हैं। और मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि बिहार में लोग वोट जातियों के आधार पे भी देते हैं। तो वो तरीका, वो आधार अभी भी बना हुआ है। पार्टी और जाति से अलग होकर वोट बिहार में इस बार भी नहीं होने जा रहा है। हालांकि एक तीसरा धड़ा जो जन सुराज के रूप में आया है, हो सकता है कहीं कहीं वो अपना दमखम दिखाए, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा जन नहीं, सुराज। एक प्रश्न मेरा है कि 2025 चल रहा है और तमाम आर्टिकल भरे पड़े हैं, किसी भी मैगजीन को उठाइए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पे जैसे एक शुरू से धारणा थी कि इलेक्शन शुरू होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और विकास से, लेकिन अंतिम पड़ाव पे आके गिरता है जाति पे। तो क्या जाति की संरचना इतनी मजबूत अभी है? जाति की संरचना मजबूत है। और मैं अगर कहूँ कि जातिगत समानता की अगर आप बात करें, तो हमारे समाज में न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो जातिगत समानता है नहीं।
और जातिगत समानता नहीं होना ही जाति को बढ़ावा दे रहा है। अगर जातिगत समानता हो जाएगी, सारे लोग जातियों के आधार पर बराबर हो जाएंगे, उन्हें उनका हक मिल जाएगा, तो जब सब एक दूसरे के बराबर हो ही जाएंगे, फिर जाति कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। तो जातिगत बढ़ावा मतलब जो जातिगत समानता है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर सरकार ये कर लेती है कि जातियों के आधार पे सबको बराबर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए सरकार जब स्कीम बनाती है, कोई भी स्कीम हो, उसमें आप आरक्षण रखते ही हैं और आरक्षण आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को कि जातियाँ जो है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल जो भी है, वो लोग अभी बराबर नहीं हुए हैं सामाजिक स्तर पे। तो हमारी जो समाज की संरचना है उसमें जब तक समानता नहीं आएगी, ये जाति खत्म होने वाली नहीं है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें कि हम जाति खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, जब आप चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और एक नई पार्टी आई है जन सुराज, जब आप टिकट बांटते हैं तो जातियों के आधार पे बांटते हैं। जन सुराज चारों तरफ सोशल मीडिया जैसे ही आप खोलेंगे बिहार चुनाव, तो सबसे ऊपर जो रीच चल रही है और मिलियंस में व्यू, वो किसके हैं? जन सुराज के। एक प्रश्न है जन सुराज से कि एक उनका बयान था राघोपुर को लेके, ये ऐसी अटकलें थी कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया कि तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर जो है वो अमेठी साबित होगा एज राहुल गांधी। तो क्या जन सुराज प्रमुख डर गए हैं चुनाव लड़ने से? अब देखिए, वो डर गए हैं या उनके अनुसार तो वो कह रहे हैं कि पार्टी ने फैसला लिया है कि चुनाव नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ रहे हैं। डर गए हैं क्या है, मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन राघोपुर की जहाँ तक बात है, तो मैं जब से राजनीति देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे लगता है राघोपुर गढ़ है राजद का। राबड़ी जी चुनाव वहाँ से हार चुके हैं। नहीं, वो ठीक है, कभी कभार वर्तमान जो कैंडिडेट है वही हराए। कभी कभार चीजें हो जाती हैं, वो अलग चीजें होती हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो गढ़ माना जाता है राजद का। और वहाँ पे जब गए थे प्रशांत किशोर जी, तो मीडिया बाइट्स आप देखेंगे कि प्रशांत जी का काफिला आगे चल रहा था और पीछे लोग तेजस्वी के सपोर्ट में खड़े थे, तो वो चीजें क्लियर हो रही थी। मुझे लगता है उनकी पार्टी ने ये चीजें देखी होंगी और उन्होंने अपना फैसला विड्रॉ किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक अच्छा, दीपक, कहाँ से आप हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। विधानसभा आपकी कौन सी है? कुरनी। अच्छा, तो एक बड़ा प्रश्न है बिहार को लेके, जैसे लगातार टीआरई 1, 2, 3 सपोर्ट चल रहा है, बीपीएससी का भी तमाम मुद्दा रहा, छात्र लंबे समय तक आंदोलनरत थे, पटना पूरा भरा पड़ा था, सारी चीजें चल रही थी। क्या उसका कुछ प्रभाव दिखेगा युवाओं का? युवा नाराज हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है बिहार में? देखिए, ये बात तो चूंकि मैं अभी बिहार से होकर आया हूँ जी, युवाओं में एक आक्रोश उस चीज़ को लेकर तो है। अभी हमारे बगल में हमारे साथी खड़े हैं, इन्होंने भी बीपीएससी आंदोलन में लाठी खाया है जी। और ऐसे तमाम लोग हैं हमारे साथी पीछे यहाँ पे खड़े हैं, हम सब बीपीएससी आंदोलन में भी थे। मेरे कहने का मतलब है कि जो बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन कुल मिला के ये है, जैसे कि हमारे भाई ने भी बताया, कि कुल मिला के ये भी एक हो जाता है कि बिहार की राजनीति एक जातीय समीकरण पर भी काम करती है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव जी ने रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, तो मे भी हो सकता है कि जो युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो थोड़ा और मुखर होकर दिखे, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने अपनी मैनिफेस्टो में ये जारी किया है, ये साफ साफ लिखा है कि उनके आते ही अगले ही दिन टीआरई 4 जो है कि उसका विज्ञापन आ जाएगा। हालांकि टीआरई 4 का बड़ा मुद्दा है, इसको लेके वहां पर एक जो छात्र नेता दिलीप कुमार है वो शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, चुनाव नहीं, वो तो सिर्फ टीआरई को लेकर नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे अभी उन्होंने टीआरई 4 को लेके आंदोलन किया था, लाठीचार्ज भी बिल्कुल हुई थी उनपे, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी समय से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे व्यक्ति है, चाहे उनका मनसा चाहे जो भी हो, लेकिन वो बहुत लंबे समय से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और समझ लीजिए कि हम भी छात्र हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम दिल्ली जैसे शहरों में हमें पढ़ना पड़ रहा है। और बहुत सारे ऐसे, देखिए, पलायन जो एक समस्या है वो सिर्फ मजदूरों का ही नहीं है, छात्रों का भी है। और एक बिहार का एक बहुत बड़ा जो जीडीपी का जो अमाउंट है और बिहार का एक बहुत बड़ा ब्रेन जो है वो बिहार से बाहर जा रहा है, और वापस लौट के वो कितने लोग जा रहे हैं बिहार, जो ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं या जो यहाँ से पढ़ करके ड्यू से, जेएनयू से या अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के विदेश में सेटल हो रहे हैं। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मसला है छात्रों का। ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर बेहतर यूनिवर्सिटियाँ होती तो आज जो सीयूटी के एंट्रेंस के तहत बच्चे डीयू में और जेएनयू में पीजी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं,
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और यूपीएससी जैसे कोचिंग के लिए दिल्ली जैसे शहरों में आ रहे हैं, इतना खर्च करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ये एक छात्र की पीड़ा है। बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, एक छोटा सा और प्रश्न मेरा है कि ये जो अभी जो चल रहा समीकरण, तो जो छोटी पार्टियां, जैसे एक बड़ा मुद्दा बिहार में अभी बड़ा टर्म चल रहा है स्ट्राइक रेट, तो छोटी पार्टियों जो अलायंस में पार्टियां हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है कि कभी किसी का स्ट्राइक रेट बेहतर है, कभी किसी का स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट पे ये जो आपस में गठबंधन में जो तकरार हो रही है, ये थोड़ा सा आप समझाएं। देखिए, एक्चुअली मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रही है, वो ये रही है कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं, अब जो छोटी पार्टियाँ हैं, अब होता क्या है कि मैंने एक कहानी पढ़ा है हिंदी साहित्य में, मछलियाँ, उसमें ये है कि बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटी मछलियों को खाने की कोशिश करती है, ये इतिहास गवाह रहा है। लेकिन अलायंस में क्या होता है, बड़े भाई का ये कर्तव्य है कि छोटे भाई जो है वो सुरक्षित महसूस करे। बड़े भाई का क्या जिम्मेदारी है, खुद को त्याग करके भी अपने छोटे को खुश करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन क्या है, राजनीति में जो चीज़ें भी बिहार में भी देखने को मिले, ना सिर्फ बिहार में, पूरे भारतवर्ष की जो राजनीति है, उसमें बड़ी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की या उसको कमज़ोर करने की हर समय, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी। जी जी, मैं वही आना चाह रहा था कि उन मुकेश साहनी जी हैं, तो बीआईपी का और राजद से कुछ तो चल रहा है सीटों को लेके, शायद कुछ मनमुटाव भी वो जाहिर तौर पे सामने आया। जाहिर सी बात है कि आप देखे होंगे, चूँकि सारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल हो रहा है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो भी छोटे लोग हैं, उनकी बड़े लोग की ये नैतिक जिम्मेदारी है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, हर जगह पे वो सुरक्षित महसूस करें। अगर वो कुछ चीज़ों को त्याग करके और वो कंफर्टेबल, क्योंकि देखिए वो भी एक बड़ा, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए जाहिर सी बात है कि बुरा लगता है, कोई भी पार्टी हो, बात वीआईपी की नहीं है। किसी अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी थोड़ा बहुत ऊपर, मांझी जी ने ट्वीट किया था, मांझी जी ने भी अपने बारे में ट्वीट किया था कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये बहुत सारी छोटी पार्टियों के साथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लगता है कि इनको अगर ये बढ़ेंगे, ये माइंडसेट आप समझिए, मेन माइंडसेट क्या है, अगर ये पार्टियां को सीट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ये पार्टियां मजबूत होंगी, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनका पावर कम होगा। तो ये नहीं चाहते कि छोटी पार्टियां स्ट्रॉन्ग, बट इसमें ये चीज़ है कि एक लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है मोनोपोली जो है किसी एक पार्टी का हो, चाहे कोई भी पार्टी XYZ हो, एक पार्टी की जो चीज़ है वो सही नहीं है। लोकतंत्र में गठबंधन की जो राजनीति जो विकसित हुआ, उसमें यही हुआ कि सबको मिला करके चलने का। देखिए, अब वो गठबंधन का एक और कारण है कि भाई ने बताया कि जाति के बेहतर भी राजनीति हो रही है। अब बिहार में हर पार्टी जो है एक जाति का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप उस जाति को, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी स्पेशली वंचित जातियाँ हैं, उसके पार्टी है, और आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बड़े धारा पे वो पार्टी, वो लोग आपसे कटेंगे। आपके समय अभी 2025 में सबसे बेहतर दल कौन उभर के आ रहा है? एक छात्र होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपके दृष्टिकोण से किसका बेहतर स्थिति है? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या है, बट सबका मैनिफेस्टो आ चुका है, तारीखें 6 और 11 नवंबर को तारीखें डिक्लेयर हो चुकी हैं, चारों तरफ एकदम माहौल बना हुआ है। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र से, आप एक छात्र हैं, तो आपकी नज़र से देखिए, अभी जितना एज ए छात्र जो मैंने महसूस किया है, 20 सालों की जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसमें 2-3 साल तेजस्वी जी का भी अलायंस रहा है। तेजस्वी जी ने कम से कम छात्रों की अगर मुद्दों की बात करें, उन्होंने समझने की कोशिश तो की है काफी हद तक। तेजस्वी जी ने छात्रों मुद्दे, एक छात्र हैं जी, मुझे लगता है कि राजद अभी छात्रों के मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, उसमें राजद जो है सच में वो छात्रों के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में मुझे जहाँ तक लगती है कि इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। सरकार को बदलना जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। कुल मिला जुला के आप कहाँ, आपकी विधानसभा कौन सी है? मेरा बादल विधानसभा अच्छा, वैशाली जिला। परिवर्तन होना जरूरी है एक पढ़े लिखे छात्र के। तो परिवर्तन, नौकरी तो इस समय भी चल रही है, नीतीश भी नौकरी दे रहे हैं काफी। नीतीश जी इतने साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, जब अलायंस हुई आरजेडी के साथ, तो तेजस्वी ने जो वादा किया था कि मैं नौकरी दूंगा 5 लाख का, तो उन लोग खड़े उतरे थे। अभी अलायंस से अलग हो गए तो बात की बात है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रोजगार की, जो छात्र की और जो महिलाओं की बात करेगी, उसको ही चुनना बहुत उचित है अभी। तो इसमें तेजस्वी हो सके तो आगे बढ़े। रोजगार, महिला और जो छात्रों की बात करेगा, वही बिहार की गद्दी पे बैठेगा। और भी छात्र हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे जो है कि, 1 मिनट आ जाइए। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से। अच्छा, पटना से। कौन सी विधानसभा है आपकी? दिग्गा विधानसभा। तो पटना तो राजधानी है, राजधानी का माहौल आप बताइए क्या है? राजधानी में सही सब कुछ चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो राजधानी बना हुआ है। अब बोला तो आपने, माहौल बना हुआ है। नहीं, माहौल तो बनाइए, ठीक है।
जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, बहुत बेहतरीन हवा उस समय भी बनी हुई थी, और अचानक से जब रिजल्ट आया तो बिहार बहुत चौंकाया उस समय, चौंकाया यूपी भी, लेकिन यूपी बिहार से थोड़ा सा साफ था। बिहार ने कुछ ज़्यादा चौंकाया, इसलिए भी चौंकाया क्योंकि ठीक 2 साल सरकार रहने के बाद ना जाने कितनी नौकरियां दी थी, और बेरोजगारी मुद्दा होता तो शायद तेजस्वी जी को और सीट मिलनी चाहिए थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें कौन सी सीट आपको, कौन सी पार्टी बढ़त में नजर आ रही है? मुझे उम्मीद है कि इसमें बदलाव होगा। बदलाव होगा। मुखर्जी नगर का प्रबुद्ध छात्र ये चाह रहा है कि बदलाव होगा, और कुछ और भी छात्र हमारे साथ हैं। तो मैं जानना चाहता, कहाँ से आप हैं? मैं बक्सर से हूँ। कौन सी विधानसभा आपकी? बक्सर विधानसभा से हूँ। बक्सर से। हाँ। तो बक्सर ये सब तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी वाले होंगे आप शायद। मतलब ऐसी कोई मैं मतलब पार्टी विशेष की बात अच्छा, नहीं करता, व्यक्ति विशेष होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कब से हैं यहाँ मुखर्जी नगर? मैं मुखर्जी नगर 2 सालों से हूँ। 2 साल से। हाँ जी। तो अभी आप जो वोट देने जाएंगे आप? हाँ, मैं वोट देने जाऊंगा। वोट देने ये सारे आप लोग वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल। वोट देने जाएंगे आप लोग? बिल्कुल। ये सारे छात्र वोट देने, वोट करने, ये चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है और चूंकि इनकी एक जिम्मेवारी भी बनती है और इनको वोट देने, ये खुद कह रहे हैं कि वोट देने जाएंगे, एक नए वोटर भी हैं, तो वोट देने जाएंगे। कौन से मुद्दे होंगे आपके बिहार चुनाव में? मतलब मेरा मुद्दा ये हो कि जो स्टूडेंट्स के लिए काम करे, जैसे हम लोग यहाँ इतनी दूर आए हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। अगर ये क्वालिटी एजुकेशन हमें बक्सर में मिलता, मैं जहाँ से लोकल हूँ, या पटना तक भी मिलता, तो हम लोग यहाँ क्यों आते? सबसे बड़ी ये छात्रों का बड़ा मुद्दा है। क्वालिटी एजुकेशन अगर बक्सर और पटना में मिलता तो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुखर्जी नगर में क्यों आते? ये बड़ा मुद्दा है। इस पे सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए, जो वर्तमान में है वो भी, जो आने वाली हैं वो भी, और इनकी कोई संभावना नहीं उन्हें भी। भविष्य के लिए इसकी तैयारी करना चाहिए। तो बक्सर के लोकल मुद्दे कुछ हैं? लोकल मुद्दे बक्सर के हैं, जैसे मैं बताऊं, अभी जो वर्तमान सरकार है वो अपना ज़्यादा ध्यान मतलब उधर उत्तरी बिहार के तरफ या मतलब उत्तर पूर्वी की तरफ आकर्षित करते हैं। बक्सर को लेके मतलब कुछ खास उनका मुद्दा रहा नहीं, और ऊपर से वहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं 2 बार से, मुन्ना तिवारी जी, वो मतलब ठीक है, वो भी मतलब बहुमत में थे नहीं, और कुछ हद तक उन्होंने सुधार का प्रयास किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी विकास नहीं है बक्सर। उतना विकास नहीं है बक्सर में। हम एक प्रश्न और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि मुस्लिम वोटर, चूंकि आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरज ठाकुर हुआ। अच्छा, धीरज ठाकुर। कहाँ से आप? कौन सी सिवान बिहार। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं और नीतीश जी भी हैं, जैसा कि 10-10 हज़ार रुपया उन्होंने जीविका दीदी के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम मतदाता, हर व्यक्ति, चूंकि ये बड़ा फैक्टर है, एक MY फैक्टर चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार MY बदल चुका है। इस बार M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा है। तो क्या वास्तव में महिला ये जीविका दीदी के तहत नीतीश के साथ जाएंगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम? हाँ। विशेषतः मुस्लिम महिला। अब मुस्लिम महिलाओं को तो मतलब महिलाओं के बारे में अगर कहें तो ये जीविका दीदी के मतलब कि माध्यम से नीतीश कुमार फायदा तो पहुंचाए हैं, क्योंकि हम पिछले दिनों गांव से आगे नहीं, ये कितना वोट के रूप में कन्वर्ट होगा, इम्पैक्ट ही डालेगा? हाँ, इम्पैक्ट तो डालेगा, इस बात को हम मानते हैं, इम्पैक्ट डालेगा। लाडली बहना मध्य प्रदेश और लाडली बहना से संबंधित एक माझी लाडली बहना योजना महाराष्ट्र, ये, और यहाँ पे एक समृद्धि योजना दिल्ली में थी, महिला समृद्धि। तो ये तमाम योजनाएं रही हैं जो चुनाव से पहले और खातों में ठीक ठाक पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद उसका रिजल्ट भी मिला है। तो क्या इसको मान के चला जाए कि जीविका दीदी कारगर साबित होगा बिहार में? अभी चूंकि मैं खुद ही गांव से आया हूं, मैं इस चीज़ को अभी बहुत करीब से देखा हूं। जी जी। कि महिला, एक तो बात मैं ये समझ लीजिए, महिलाएं शुरू से ही नीतीश जी के वोटर रही हैं, क्योंकि शराबबंदी की वजह से उनको काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, उनका भी एक फ़ायदा मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, एक छात्र के द्वारा ये बड़ी बात है, एनालिसिस का पॉइंट है कि शराबबंदी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो जी हाँ, तो एक तो महिलाओं को वो कारण है नीतीश जी के वोटर होने का। दूसरा कारण ये है कि जो जीविका दीदी के माध्यम से जो 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से कई महिलाओं से बातचीत किया कि जानने की कोशिश किया कि सच में, और उनका अनुभव था कि मैंने अगर लिया है तो मैं उनको वोट करूँगी। क्या मतलब ये माइंडसेट। मेरा प्रश्न इसमें एक और भी था, क्या मुस्लिम महिलाएं भी नीतीश जी के साथ जाएंगी? देखिए, अब ये तो मतलब मुस्लिम महिलाओं में थोड़ा सा संख्या कम रहेगा, क्योंकि देखो उसमें कारण कुछ ऐसा मुस्लिम हिंदू का नहीं है, उनमें क्या है कि थोड़ा सा आज भी मॉडर्न एजुकेशन की कमी है।
जी। तो क्या होता है कि वहाँ पे मोटिवेशन स्ट्रेंथ जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे बाकी चीज़ें हावी होती है, फैमिली का प्रेशर और जो उसके घर में जो बाकी मेंबर है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा कम होगा हिंदू महिलाओं की तुलना में। मुस्लिम महिला वोटर का जो वोट ट्रांसफर है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा जरूर, वहाँ भी वोट होगा। छोट भैया दल जो हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, ये छोटी पार्टियां कितना कारगर साबित होंगी वोट काटने में और अपनी बड़ी पार्टियों के सहयोग में, मैं जानना चाहता हूँ। वोट काटने में देखिए, जो लोग गठबंधन में है वो ऐसा तो नहीं है कि वो वोट काटेंगे, क्योंकि गठबंधन में तो अकेले ही लड़ रहे होंगे उस जगह से, तो वोट तो नहीं काटेंगे। हाँ, लेकिन जैसे आपने असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की बात की, या जन सुराज है जी। तो पिछले जो उपचुनाव हुए थे बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पे, उसमें हमने देखा था कि जन सुराज ने वोट काटा है। तो वोट काटने के मामले में मुझे लगता है जन सुराज आएगा, और असदुद्दीन ओवैसी का थोड़ा सा सीमांचल में प्रभाव है, तो वहाँ पे हो सकता है वो थोड़ा सा प्रभाव डाले। थोड़ा सा प्रभाव है, ये प्रभाव तो पड़ेगा ही, चूंकि बड़ी पार्टी है और विश्वास पात्र, चूंकि एक मुस्लिम समुदाय में एक उनकी अच्छी पकड़ भी है, और इसके पहले भी वो जी असरुद्दीन साहब इस बार मोहम्मद कैफ को टिकट दिए हैं सिवान से, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार 28 लाख सिवान की जनसंख्या है, जिसमें 8 लाख मुसलमान जनसंख्या है। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इम्पैक्ट जनसंख्या है मुसलमानों का, इसलिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। हमारे साथ जो है कि ये सारे तमाम छात्र हैं, इन लोगों से बहुत सारी बातें हुई। आप कहाँ से हैं? नालंदा बिहार। नालंदा बिहार से जी। भी तैयारी कर रहे हो? हाँ, यार कान में कुंडल उंडल इनका यार गजब, पूरा एकदम आप राजपाल स्टाइल एकदम। ये देखिए राजपाल कॉपी यहाँ पे मुखर्जी नगर में, ये मुखर्जी नगर के राजपाल, यूपीएससी के राजपाल इनको कह सकते हैं, राजपाल यादव। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार डेविड। आकाश कुमार डेविड, मतलब ये नाम भी अपने आप में यूनिक है, एकदम गजब, मतलब बहुत अच्छा। तो आप कब से हैं डेविड? मेरा यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ये हाथ में क्या लिए हैं आप? रिंग है। अच्छा, रिंग। हाँ। देखिए कान में भी रिंग, हाथ में भी रिंग, पूरा जीवन एकदम रिंग में चल रहा है। तो मुखर्जी नगर में आप मतलब ठीक ठाक आपका सब चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है। कोचिंग वोचिंग यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया कोचिंग क्या दृष्टि बात से। है। तो तैयारी वारी बढ़िया चल रही है ना? बिल्कुल, हाँ। तो डेविड कौन आ रहा है बिहार में? बिहार में तो चचा जी आएंगे। अपने जिला का 100%? 100% आ रही है एनडीए की सरकार, वो भी पूर्ण बहुमत से। देखन में छोटन लागन खाव करें गंभीर, मतलब स्पष्ट बहुमत यहीं पे 14 तारीख का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि चचा जी आ रहे हैं। चचा जी अगर आप सुन रहे हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, थोड़ा लंबाई इनकी बढ़ जाए, अन्यथा मेरी बात का मत लीजिएगा। अब चाचा जी साउंडलेस हो गए हैं, अब चुपचाप लौटते छाप। तो आपका नाम अनवर जी कहाँ विधानसभा आपकी कौन? अरे सुनो सुनो सुनो, अरे हेलो डेविड, मैं कहता हूँ एक बात, बिहार के 7 आदमी हैं, जितने बिहारी हैं वो 7 आदमी हैं। अच्छा जी। तो बिहार में कौन आ रहा है? बिहार में कौन आ रहा है? आप जिसको बुलाओगे हम यूपी तक आ जाएंगे। अरे यूपी में बिहार में किसकी सरकार आ रही है? नीतू जी की। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हम अभी आएंगे। तो एक मिनट आ जाइए। देखिए हमारे बीच में एक मतदाता हैं, और चूंकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं तो मैं इनसे और भी जानना चाहूंगा, चूंकि ये पढ़े लिखे छात्र हैं, तो जाहिर सी बात है। चाचा एक मिनट चाचा, तो आपका भी थोड़ा सा मैं विश्लेषण चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, जैसे भाइयों ने बताया कि बेहतर अगर यूनिवर्सिटी होती, बेहतर रोजगार होता, तो यहाँ पे मजदूर ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट भी आता है एक तरीके से। तो कहने का मतलब है कि ये सब सारी चीजें, सुविधाएं अगर वहाँ होती तो लोग वहाँ रुकते। बिल्कुल, सुविधाएं होती तो वहाँ रुकते, और सुविधाएं अब होनी चाहिए। 20 साल से चचा सरकार में है, तो ये सुविधाएं डेवलप क्यों नहीं कर पाए? तो मतलब आपके हिसाब से बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। नए लोगों को सरकार में आनी चाहिए, नए युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके लिए सबसे योग्य तेजस्वी यादव है। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, ताली बजा सकते हैं आप लोग। एक युवा की ये सोच है कि युवा मुख्यमंत्री आना चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी जो है वो सिर्फ दवाई, कमाई, पढ़ाई की ही बात कर रहे हैं, तो वो हम चाहेंगे कि सरकार बदले और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। चाचा जो है 20 साल से अब शिथिल पड़ गए, अब उनको बाहर हो जाने चाहिए अपने तो आप ये बताइए तेजस्वी। दूसरी बात की ये सरकार में जो अभी लोग हैं, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया बांटे, लेकिन अमित शाह कल पटना में गए थे और बोल रहे हैं कि वो रेवड़ी कल्चर नहीं है,
तो रेवड़ी कल्चर नहीं है, तो जब महिलाओं को बांट रहे हैं तो क्या है? वो तो कुछ तो है ना, रेवड़िया है ना। महिलाओं को, बेरोजगारों को भी 1-1 हजार दे रहे हैं। हाँ। श्रमिकों के लिए भी दे 20 रहे साल हैं। से क्या कर रहे थे? जब तेजस्वी बोलता है, ये बड़ा प्रश्न है ये कि 20 साल से क्या कर रहे थे अचानक इस जब तरीके। तेजस्वी बोलता है कि 2020 के इलेक्शन में हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे ही चुनाव हुआ, और उसके अपने 16 महीने की सरकार में दिखाया कि कैसे रोजगार दिया जाता है, और उसी के कहने पर भी बिहार के बजट में तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, रोजगार पे तो ये सबसे ज्यादा मदें खर्च हुई हैं। बिल्कुल मदद में बजट में भी यही सबसे ज्यादा शिक्षा पे बजट खर्च हुआ है, उसके बाद से ही सामाजिक सुरक्षा पे खर्च हुआ है। हाँ। बात यह है कि इसके पहले जब नीतीश कुमार रोजगार की बात होती थी, यही नीतीश कुमार है बोलने वाले कि अपने बाप के यहाँ से जेल से पैसा लाके देगा का, ये वर्ड था नीतीश कुमार का। और वही नीतीश कुमार है कि जब तेजस्वी बोलने लगा कि रोजगार हम देंगे, और उसने रोजगार देकर दिखाया, और वो यही फिर आगे वैकेंसियां आई, उसी के कहने पे उसी ने सारे डाटा दिए और वैकेंसियां आई, और वैकेंसियां पूरी TRE 4 का कोई इम्पैक्ट चुनाव में बिल्कुल होगा। ये जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, वो गोपालगंज से चुनाव हारने जा रहे हैं, और वो TRE 4 के ही लड़के हरवाएंगे। शिक्षा मंत्री और एक छात्र का ये बड़ा चैलेंज है, एक तरह से कॉन्फिडेंस भी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री स्वयं चुनाव हार रहे हैं। ये मुखर्जी नगर से हार रहे हैं कि हर 10 दिन के बाद लड़का लोग जाता था आंदोलन करने पटना में, और आंदोलन के बाद जब कंक्लूजन निकलता था तो मंत्री जी आए कहते थे कि हम सोच रहे हैं 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा, और 10 दिन करते करते नोटिफिकेशन आ गया, चुनाव आचार संहिता लागू हो गया, और अपने अपने घर लोग चुनाव प्रचार में चले गए, तो वैकेंसी तो रुक गई। तो अब वैकेंसी जब रुक गई, लड़के बेरोजगार है, परिवार परेशान है, उम्र निकल रही है, तो लड़के अब तो वोट देंगे नहीं उनको, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। और जब धोखा हुआ है तो वो हारेंगे जरूर। लड़कों के साथ धोखा हुआ है और इस धोखे में वो हारेंगे जरूर। हाँ जी, जैसे कि एक बात जो मतलब काफी मेरे लिए मार्मिक भी है, ठीक है, आ जाइए। और मैं समझाना चाहता हूँ दर्शकों को जी कि पलायन का जो मुद्दा है उसको सिर्फ इससे जोड़ के देखा जाता है कि एक व्यक्ति है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, लेकिन मेरे लिए चूंकि मैंने महसूस किया है कि पलायन का मतलब है कि जो काम करने आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके पिता होते हुए भी वो अनाथ के जीवन जीते हैं। अब सोचिए, जो यहाँ पे 30 साल 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका परिवार वहाँ है, लेकिन वो बच्चा, उसके पिताजी हैं लेकिन वो अनाथ के जीवन महसूस कर रहा है। तो पलायन का मुद्दा सिर्फ आने जाने का मुद्दा नहीं है सर, ये पूरे परवरिश का। आप सोच के देखिए कि एक बहुत बड़ा आरोप है, सांस्कृतिक पलायन व्यक्ति को कहीं न कहीं से कुंठित कर देता है और कुंठा व्यक्ति को कहीं न कहीं से डिप्रेशन में लेके जाती है। इनका जो आरोप है ये बहुत बड़ा विमर्श है, इसको समझने की जरूरत है। हम दोस्त अभी फिर आएंगे। एक और भी छात्र हैं, कहाँ से आप हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ? भोजपुर जिला से। भोजपुर कौन सी विधानसभा है? जगदीशपुर विधानसभा। तो भोजपुर में क्या चल रहा है? भोजपुर में ये बस एक ही मुद्दा है कि रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य पे काम, जो आदमी से जो सरकार आगे आएगी, हाँ, जो सरकार जो मुद्दा आगे उठाएगी, उस पर हम लोग भरोसा देंगे, उस पर हम लोग अपना विश्वास जताएंगे और उसको हम जिताने का काम करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन आ रहा है? मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी सरकार में, जैसे नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार ने जो 10 साल या 20 साल से 10 साल जो पहले था वो उसमें दिल्ली सरकार ने काम की, सड़क बनाई, रोजगार दिया और शिक्षा भी दी। लेकिन 10 साल के बाद जब से अलायंस हुआ है बीजेपी सरकार से, तो बीजेपी की सरकार की रवैया बहुत ही अप्रचंड रूप से, तकरीबन 60,000 करोड़ से ज्यादा अचानक अभी एक युवा और महिला संरक्षित बजट इन्होंने दिया है। हाँ, सरकार नीतीश कुमार ने। आप कह रहे हैं कि मतलब, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नीतीश जी के लिए? ये इम्पैक्ट कब आया? ये इम्पैक्ट जब भी बता रहे हैं कि जब नीतीश थे, तेजस्वी यादव ने अपना जब 17 महीने का काम किया, उसमें रोजगार दिया, उसके बाद से ये मुद्दा उठाना स्टार्ट किया नीतीश कुमार ने कि मैं भी रोजगार दूंगा और मैं भी सत्ता में बनने के लिए। नीतीश कुमार का एक ही काम है कि सत्ता में कैसे भी बना रहे, सत्ता में कैसे बना रहे, ये सुशासन बाबू के लिए एक पर्याय बन चुका है। तमाम ऐसे छात्र थे मुखर्जी नगर में, प्रबुद्ध छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबका अपना मत है।
बिहार में भी चारों तरफ यही है कि नून रोटी खाएंगे तेजस्वी जी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे प्रशांत जी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे नीतीश बाबू को लाएंगे। हर व्यक्ति, हर वोटर आज का समझदार है, चालाक है और वो अपने तरीके से, वो भी बिहार का वोटर पूरे देश क्या पूरे विदेश के वोटरों पे भारी पड़ जाता है। उसके मुद्दे सबसे अलग, सबसे यूनिक होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनका अपना में स्वयं एक रोमांच होता है। इन तमाम प्रश्नों के साथ हम छात्रों से जुड़े थे। आपने देखा, आपने समझा। कमेंट में आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि बिहार में कौन आ रहा है और किसकी सरकार बन रही है, कौन आपके लिए लाभकारी होगा, कौन आपके लिए रोजगार देगा, कौन महिलाओं की सुरक्षा करेगा, कौन बेटियों की सुरक्षा करेगा, कौन भर्तियों को लाएगा, कौन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए छात्रों को, कमरे में बैठे छात्रों के दुख दर्द को समझेगा, कौन रेंट की बात करेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार के चुनाव इस पे लड़े जाएंगे। आप सभी लोगों को शुभकामना। इस लोकतंत्र के पर्व में आप सभी लोग अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और अपने अपने कैंडिडेट को जहां आपको बेहतर लगे आप जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।